बुलेटिन में सबसे पहली खबर हम आपको समझाएंगे। बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार क्यों बदले गए, इसके मायने आपको बताएंगे। दूसरी खबर आपको समझाएंगे, बिहार एनडीए के महामंथन को समझिए, क्योंकि आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। तीसरी खबर आपको बताएंगे, पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत को समझिए, क्योंकि सरकार की तरफ से एक डेट भी अब फिक्स कर दी गई है। चौथी खबर आपको बताएंगे, झारखंड में निवेश के एमओयू पर सियासत क्यों हो रही है, ये समझाएंगे। और सबसे पहले बात बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए अभिषेक सिन्हा और बंटी की जगह पर नीरज सिन्हा को टिकट दिया है। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के पीछे हटने के बाद पार्टी ने नीरज सिन्हा को पार्टी उम्मीदवार बना दिया। नीरज 2006 में बीजेपी में शामिल हुए थे, नरेंद्र भारती मंडल बूथ के अध्यक्ष रहे हैं, बीजेवाईएम के जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही नीरज सिन्हा को 2 बार मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। नीरज के चाचा नरेंद्र भारती जनसंघ काल के कार्यकर्ता थे, जिनका निधन 1984 में हो गया था। अभी तक नीरज कुमार सिन्हा की शादी नहीं हुई है और इन्होंने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ग्रहण की है। देखिए, नीरज सिन्हा हमारे साथ हैं और पहले तो आपको बधाई कि आप युवा चेहरे को एक बार फिर से मौका मिला। अब ये यहाँ पे उम्मीदवार बनने पे कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? खुशी तो है शीर्ष नेतृत्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो आशीर्वाद मिला है, और उसको लेकर के मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ हमारे प्रदेश जी के भी। आपको उम्मीद थी कि यहाँ पे? ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि नामांकन कब कर रहे हैं? नामांकन नीरज जी कब कर रहे हैं? वो हमारे पार्टी बताएंगे, पार्टी से। पहले बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को लिखे पत्र में अभिषेक सिन्हा ने इसके लिए पारिवारिक कारणों का हवाला दिया था और बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पार्टी की सेवा करते रहने की बात कही। संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। तो बीते कुछ ही घंटे में बिहार की सियासत गर्मा गई और कुछ बड़े बदलाव भी हुए। हम आपको एक एक करके अब पूरी खबर समझाते हैं, आप समझिए आखिर क्यों अभिषेक कुमार ने पहले नामांकन वापस लिया और अब नीरज कुमार की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। देखिए, हम बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार क्यों बदले गए, इस खबर को आप समझिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने नामांकन वापस ले लिया है। 9 जुलाई को अभिषेक सिन्हा ने एनडीए के दिग्गज नेताओं के साथ नामांकन दाखिल किया था और अगले ही दिन अपना नाम वापस लेने की वजह अभिषेक ने पारिवारिक बताई है। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के नए उम्मीदवार हैं। नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। अब अभिषेक की जगह नीरज बीजेपी के नए कैंडिडेट बनाए गए हैं। सोमवार को नीरज सिन्हा बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर नामांकन करेंगे। उपचुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख भी सोमवार यानी कि 13 जुलाई है। अब आप ये समझिए कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। तो इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे, वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। विपक्षी पार्टी आरजेडी ने यहां से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है और इस सीट से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
पहली बार पीके चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 30 जुलाई को इस सीट पर वोटिंग होगी और 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो बांकीपुर विधानसभा सीट को आप जानिए, इस सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है। देखिए, पहले इस विधानसभा क्षेत्र को पटना पश्चिम सीट के नाम से जाना जाता था। फिर 2008 में परिसीमन के बाद पटना वेस्ट का नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया गया। पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद 2006 से नितिन नवीन यहां से लगातार विधायक रहे, जीतते आ रहे हैं। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर करीब 4 लाख मतदाता हैं और खास बात यह है कि यहां कायस्थ और वैश्य वर्ग के मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है, यानी ये मतदाता यहां पे निर्णायक भूमिका में होते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन करीब 52,000 वोट से जीते थे। बीजेपी इस सीट से 1995 से चुनाव अब तक नहीं हारी है, ये रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे में अब प्रतिष्ठा की सीट भी बीजेपी के लिए बांकीपुर विधानसभा बन चुकी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बांकीपुर से सियासी गणित के बाद अब बात करते हैं बिहार एनडीए के महामंथन की। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज एनडीए की एक अहम बैठक आयोजित की गई। नाम समन्वय बैठक दिया गया, जिसमें प्रदेश एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे और प्रमुख नेता भी शामिल हुए। पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी आज की बैठक में शामिल हुए और बैठक में प्रदेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा के साथ ही संगठनात्मक एकता पर मुख्य तौर पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री आवास यानी लोक सेवक आवास पटना में एनडीए की बड़ी बैठक यहां हुई, जिसमें विकास, सुशासन और सुरक्षा पर जोर देने की बात कही गई। सरकार के साथ संगठन समन्वय और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक में जिला स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर कार्य योजना बनाने की बात भी कही गई। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस अहम बैठक में शामिल हुए। तो बिहार एनडीए के इस महामंथन में सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। गठबंधन के सहयोगी दलों के जिला प्रमुखों से सरकारी योजनाओं की जानकारी ली गई। राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने को लेकर फीडबैक लिया गया। सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर चर्चा हुई और 20 जुलाई से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा की गई। एनडीए घटक दलों के जिलाध्यक्ष की बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार के कामकाज को जमीनी स्तर पर समीक्षा करने की सलाह दी। हर 3 महीने पर जरूरत के अनुसार बैठक बुलाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। और एक तरह से फीडबैक भी आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी की जो सरकार के द्वारा जो काम चल रहे हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया है लोगों में। और बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी आए और उन्होंने भी फिर सबों को कहा कि जो बिहार को जहां तक 2005 से 25 तक जो उन्होंने पहुंचाया, अब सब लोग आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं। संगठन की समन्वय की बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का ये संस्कार रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा एक संवाद कायम करें। उसी संवाद की ये बैठक थी जहां बहुत से जिलाध्यक्षों ने भी अपनी बातों को रखा और खास तौर से सभी नेतागण ने भी रखा, मुख्यमंत्री जी ने भी रखे और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बातों को रखा। बैठक में शामिल हुए एनडीए के 5 घटक के जिला अध्यक्ष भी बेहद उत्साहित दिखे। सभी ने ऐसी बैठकों की तारीफ की क्योंकि सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का टास्क इन्हें मिला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी। बिहार एनडीए की तरफ से इस बड़ी बैठक में महामंथन भी किया गया है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं कि इस बैठक में आखिर क्या कुछ हुआ और इस बैठक के मायने क्या हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वाली जो सरकार है वो 100 दिन 24 जुलाई को पूरे करने वाली है। यानी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यानी बीजेपी अगुवाई में बिहार में जो नई सरकार बनी, इसके 100 दिन 24 जुलाई को पूरे हो रहे हैं। सम्राट ने 15 अप्रैल 2026 को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। सरकार इन उपलब्धियों और अपने 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा कर रही है, यानी कि इन 100 दिनों में लोगों का फीडबैक कैसा है, इसकी जानकारी ली गई। सीएम आवास पर बिहार एनडीए के 5 दलों के दिग्गज का जुटान हुआ। गठबंधन के सहयोगी दल के भी जो जिला प्रमुख हैं, जैसे जेडीयू, आरएलएम, हम या फिर एलजेपीआरबी के जिलाध्यक्ष हैं, वो सभी इसमें शामिल थे। अब सरकारी योजनाओं की जानकारी इसमें ली गई कि जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जमीनी स्तर पर उसकी क्या हकीकत है, लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने को लेकर एक फीडबैक लिया गया। अब किन मुद्दों पर एनडीए नेताओं ने मंथन किया है, इसे भी जान लीजिए। तो पहला मुद्दा था संगठनात्मक एकता, जिस पर चर्चा की गई। प्रमुख तौर पर बैठक में की गई सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। 20 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है और इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। अब सम्राट सरकार के 100 दिन में किन मुद्दों पर जोर दिया गया, इसे भी आप समझिए। तो पहला, शिकायत निवारण मुद्दा। शिकायत निवारण सहयोग शिविर का आयोजन कर 30 दिनों में समस्या का समाधान करना। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। सफल महिला उद्यमियों को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त की घोषणा। तीसरा, त्वरित न्याय, यानी कि राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का बड़ा ऐलान। यानी कि आज की इस बैठक में इन सभी बातों पर चर्चा हुई और खास तौर पर ये एक तरीके से फीडबैक लिया गया है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को आज बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीबीटी के माध्यम से राज्य के करीब 98 लाख लाभार्थियों के बैंक में 11,100 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब हर महीने की 10 तारीख को तय समय पर पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। ये रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एक बार फिर करोड़ों जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीबीटी के जरिए राज्य के 97,84,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 11,100 रुपए की पेंशन राशि ट्रांसफर की। इसके लिए सरकार ने कुल 1,423 करोड़ 97 लाख रुपए जारी किए। ये राशि बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। पिछले साल जुलाई में सरकार ने पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दी थी। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि एक एक व्यक्ति को चिन्हित करें। जो वृद्धजन है उनको पेंशन मिलना चाहिए, जो विधवा बहनें हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए और दिव्यांगजन उनको पेंशन मिलते रहना चाहिए। मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आज लगातार 10 तारीख एकदम डेट फिक्स करके सभी दिव्यांगजन, विधवा बहनें और हमारे जो वृद्धजन हैं 10 तारीख के आपके अकाउंट में राशि जानी है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि राज्य सरकार हर महीने की 10 तारीख को पेंशन भुगतान की तिथि तय कर चुकी है, ताकि लाभार्थियों को समय पर राशि मिल सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ भागलपुर जिले की 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिला है। डीबीटी के जरिए उनके बैंक खातों में पेंशन की राशि जैसे ही पहुंची, लाभार्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इन लाभार्थियों ने सरकार का आभार जाहिर किया। इससे बहुत हमारा समस्या समाधान, दवाई का, घूमने फिरने का, अपना पसंद का कपड़ा उपड़ा खरीदने का, ये सब छोटा मोटा समस्या का समाधान हो रहा है। बहुत राहत मिल रही है, बहुत खुश है, मिल गया तो बहुत खुश है। अपना खाते हैं, पीते हैं, कपड़ा लत्ता लेते हैं, बढ़िया तरीका से कहीं मन होता है घूमने फिरने जाने का, घूमने फिरने भी जाते हैं। वहीं पूर्णिया जिले में भी 2,78,000 पेंशनधारियों के खाते में 1,100 रुपए की पेंशन राशि डीबीटी के जरिए पहुंची है। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने कहा कि जिन लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है, उनके खाते में फिलहाल राशि नहीं गई। उन्होंने कहा कि जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होते ही योजना का लाभ मिल जाएगा। बिहार सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है हर 10 तारीख को पेंशन का जो योजना है उसके तहत पेंशन दिवस हम लोग यहाँ बिहार में मनाते हैं। इसके तहत हमारे जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, वृद्ध माता एवं भाई हैं, या फिर हमारे जो दीदियाँ हैं, विधवा दीदियाँ हैं, तो उन सभी को पेंशन जो है इस तारीख को एक साथ सभी लोगों के खाते में जाती है। 1100 रुपये मिलता है हम लोगों को। उससे कभी दवाई लिए, कभी कोई चीज़ का ज़रूरत हो उसमें हम उसको यूज़ करते हैं। हम मुख्यमंत्री से बहुत बहुत आभारी हैं। सरकार का दावा है कि पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है, जिससे लाखों बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को हर महीने नियमित आर्थिक सहायता मिल सकेगी। अब हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थी के खाते में पेंशन राशि पहुंचने की व्यवस्था लागू हो चुकी है।
न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ भागलपुर से विकास और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तो पेंशन का लाभ उठाने वाले जितने भी लाभार्थी हैं उनके चेहरे पर आज खुशी दिखी, क्योंकि आज उनके खाते में पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी गई। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत को आप समझिए। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को राहत मिली है, जिसमें लाखों पेंशनधारियों के खाते में रकम पहुंच गई है और अब सरकार 400 की जगह 1100 रुपए भेज रही है। बिहार के 97.84 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ये रकम उनके खाते में भेजी गई है। 1423.94 करोड़ की भारी भरकम राशि ट्रांसफर की गई और यह भी सुनिश्चित किया गया कि अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन खाते में चली जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि 10 तारीख को पेंशन फिक्स कर दी गई है। कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित ना रहे, ये निर्देश भी दिए गए हैं। अब आप समझिए 1100 रुपए क्यों खास हैं। 400 की जगह 1100 रुपए अब भेजे जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए 1100 रुपए काफी खास हैं। इनसे उनकी दवा का खर्च निकल जाता है। बुढ़ापे में दैनिक जरूरत की चीजें भी वो खुद के पैसों से खरीद सकते हैं। विधवा और दिव्यांगों के लिए भी ये काफी मददगार रकम साबित होता है। ये रकम उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। अब सरकार के रूप में एक साथी उनके साथ खड़ा होता है और यही वजह है कि लाभार्थी इसे पाकर काफी खुश नजर आए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दिल्ली में हुए नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के बाद झारखंड में 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और 14 बड़ी कंपनियों के साथ हुए एमओयू अब सियासी बहस का मुद्दा बन गए हैं। सरकार इसे राज्य के विकास और रोजगार के साथ ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बता रही है, जबकि विपक्ष इसे पुराने वादों की नई पैकेजिंग करार दे रहा है। आखिर क्या ये निवेश झारखंड की तस्वीर बदल देगा या सिर्फ ये सियासी दावों तक सीमित रहेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। निवेश या सिर्फ वादों का खेल। 86,000 करोड़ के निवेश पर घमासान। एमओयू पर महाभारत, सरकार वर्सेज विपक्ष। क्या बदलेगी झारखंड की तस्वीर? विकास का ब्लूप्रिंट या सिर्फ कागजी वादा? क्या 86,000 करोड़ का निवेश झारखंड की तकदीर बदलेगा या फिर सिर्फ कागजों पर हुआ एक और बड़ा वादा है? दिल्ली में हुए नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। सरकार का दावा है कि राज्य को 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और 14 बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये निवेश जमीन पर उतरेगा या फिर पहले की तरह सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएगा। सरकार के मुताबिक जिन बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उनमें जिंदल स्टील प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, रोंगटा ग्रुप, टाटा स्टील विस्तार, अंबुजा सीमेंट, जिंदल रिन्यूएबल्स, वरुण वेब्रिज, गूगल के साथ एआई और क्लाउड शिक्षकों का एआई प्रशिक्षण, एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाएं, टाटा मोटर्स का इंडस्ट्रियल टूरिज्म और इजी माई ट्रिप के साथ पर्यटन विकास जैसे अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो झारखंड में निवेश के एमओयू को अब आप समझिए, जिसे सरकार एक तौर पर रणनीति के तहत देख रही है और झारखंड के विकास में बड़ा योगदान हो सकता है, इसे बताया जा रहा है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, आखिर इस पर सियासत क्यों हो रही है। देखिए, नई दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन में झारखंड सरकार ने बड़ा निवेश समझौता किया। 86,000 करोड़ के 14 निवेश समझौते पर सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए। एमओयू से राज्य में औद्योगिक विकास, पर्यटन और डिजिटल क्रांति का दावा किया जा रहा है। इन निवेश के जरिए करीब 70,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इसका दावा भी किया जा रहा है। निवेश और एमओयू की प्रमुख बातों को आप समझिए। जिंदल समूह, गूगल, टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट और जैसी कंपनी हजारों करोड़ का निवेश करेगी। निवेश से पर्यटन और ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास के रास्ते खुलेंगे। झारखंड सरकार का यह कदम राज्य को माइंड से माइंड्स की ओर ले जाने में असरदार होगा। अब आप समझिए कि झारखंड में दमदार निवेश पर सियासत क्यों हो रही है। तो प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है, क्या ये निवेश जमीन पर उतरेगा? सवाल ये भी कि क्या पहले की तरह सिर्फ घोषणाओं तक ही निवेश सीमित रह जाएगा?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे झारखंड के विकास का नया अध्याय बताया है। सीएम का दावा है कि झारखंड में इसके सकारात्मक नतीजे जल्दी दिखाई देंगे, लेकिन विपक्ष सरकार के इन्हीं दावों को हवा हवाई बता रहा है। और इसी